हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कल हमने बेटे शुरू किया था, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था, पिछले लेक्चर में इनफैक्ट शुरू किया था इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इसके बारे में बेटे पहले हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बातें की थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इसके बाद बेटे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें की थी। फिर हम गए थे टाइप्स ऑफ कंपनीज पे। अलग अलग टाइप की हमने कंपनीज देखी थी। कंपनीज के टाइप को अंडरस्टूड करने के बाद हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट पे गए थे। हम कंपनी को कौन कौन सी अकाउंट्स की बुक मेंटेन करना जरूरी है। देन द कंपनी हैज टू मेंटेन एट इट्स हेड ऑफिस ऑल द बुक्स एंड पेपर विच इज नेसेसरी फॉर प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फाइनेंशियल व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग द बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड ऑफिसेज। उसके बाद अकाउंट्स की बुक कैसे मेंटेन होनी चाहिए, तो उन्होंने कह दिया था भी अकाउंट की बुक अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन होगी ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फिर हम गए थे बेटे इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर फॉलोइंग ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग करें। उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के लिए उन्हीं फॉर्मेट्स को यूज करें विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर द शेड्यूल 3। इतना करने के बाद बेटे हमने अपनी एंट्रियां शुरू की थी। बेसिक एंट्रियां क्या थी? अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू करते समय अगर आपने पैसे इंस्टॉलमेंट में नहीं लेने हैं, अगर आपने पैसे इकट्ठे लेने हैं, लमसम में अमाउंट रिसीव करना है, तो एंट्री क्या बनाई थी? इफ यू वांट टू रिसीव द अमाउंट इन लमसम, तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अगली एंट्री होनी चाहिए शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू कर रहे हैं तो पहली एंट्री क्या है? एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल के लिए 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए 2। ऐसे करके कितनी एंट्रियां हो गई थी बेटे? 8। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री बनाई थी बेटे, कौन कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कौन सी बनी थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट नेक्स्ट वाज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद share first call account debited to share capital account, then the bank account debited to share first call account, then share second and final call account debited to share capital account, and the last entry was bank account debited to share second and final call account। फिर बेटे हमने 2 वर्ड नए सीखे थे। एक तो सीखा था अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जितने शेयर इशू करते हैं हमको उनसे कम शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन का अगर केस हो तो एक्चुअल जितनी शेयर्स की एप्लीकेशंस आई होंगी उन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स पे आप अपनी पूरे कैलकुलेशंस करेंगे। एंट्रीज विल बी ऑल टुगेदर सेम। फिर हम दूसरे काम पे गए थे। दूसरा क्या था बेटे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जितने शेयर इशू करते हैं हमको उससे ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव होती है। व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप क्या करेंगे? हम उतने ही शेयर अलॉट कर सकते हैं जितने शेयर हमने इशू किए थे। तो हमारे पास में 3 पॉसिबल कंडीशन बनती है। पहला, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी होगी, एक्सेस एप्लीकेशंस होंगी इन एक्सेस ऑफ इशूड नंबर ऑफ शेयर, जो एक्सेस एप्लीकेशंस होंगी हम उनको रिजेक्ट कर दें और उनके पैसे वापस कर दें। तो फिर इस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी? जब एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे, मतलब एंट्री नंबर 2 के अंदर आप क्या करेंगे? आप इन पैसों को रिफंड करने के लिए बैंक अकाउंट को एडिशनली क्रेडिट कराएंगे। तो फिर एंट्री नंबर 2 क्या हो जाएगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यह भी हो सकता है कि हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करें, हम उन एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उसके बदले में हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें। प्रो राटा अलॉटमेंट जब आप करेंगे तो डेफिनेटली बेटे आप ज्यादा शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके कम शेयर की अलॉटमेंट करेंगे। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी, दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो फिर आप इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, और ये एडजस्टमेंट भी कब होगा? एंट्री नंबर 2 में। तो फिर एंट्री नंबर 2 क्या हो जाएगी आपके लिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर मैंने कहा था ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों को मिला के क्या बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 को मिलाओ तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। यानी कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएं और बची हुई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उनके अगेंस्ट में प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया जाए। तब इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? तब इस कंडीशन में एंट्री होगी बेटे आपकी शेयर एप्लीकेशन, एंट्री नंबर 2 की बात कर रहा हूं। फिर क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ एप्लीकेशन की रिजेक्ट करेंगे तो पैसे वापस करने के लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एंड सम ऑफ द एप्लीकेशन
हैज बीन एक्सेप्टेड इन एक्सेस ऑफ इशूड नंबर ऑफ शेयर, तो उनके पैसों को हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के लिए एक क्रेडिट और करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये था बेटे हमारा एग्जांपल नंबर 5। अदरवाइज ऑल टुगेदर सारी एंट्रियां सेम रहेगी। अब बेटे मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट की और बातें करनी है। 2 एडजस्टमेंट कौन कौन से, आओ बेटे इन 2 एडजस्टमेंट के लिए पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 6। शो नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग, बेटे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है शो नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग शेयर्स हैज बीन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। लो बेटे इस बार हम शेयर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम ऑफ 10% से, पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 per share on allotment including premium, ₹2 per share on first call and the balance in final call। बेटे पहले समझो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस बार बेटे हम शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मतलब बेटे अगर मैं ऐसे कहूं तो मैं कहूंगा बेटे शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए की है, 10 रुपए की, लेकिन शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं मतलब बात पक्की है कि हम शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रहे हैं। कितने रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, कह रहे हैं इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब 10% किसका निकालोगे बेटे, हमेशा फेस वैल्यू का ही, जो भी परसेंटेज निकलेगा फेस वैल्यू का ही निकलेगा। तो अगर मैं 10% कैलकुलेट करूं तो फेस वैल्यू का 10% कैलकुलेट करूंगा इज इक्वल टू 1। यानी इस बार अब मैं जो शेयर इशू करूंगा इसका इशू प्राइस होगा फेस वैल्यू 10 रुपए प्लस प्रीमियम के 1 रुपए इज इक्वल टू 11 रुपीज। शेयर इशू होगा प्रीमियम पे। सर ऐसा होता है, क्यों नहीं हो सकता बेटे। रिलायंस का शेयर आया था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, इशू हुआ था 430 में, 420 रुपए का प्रीमियम था उसमें, फेस वैल्यू उसकी भी 10 ही रुपए की थी। तो जब कहीं बेटे ये सिचुएशन आ जाए कि शेयर का इशू प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, फेस वैल्यू से, तो डिफरेंस का जो अमाउंट होता है इशू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम बेटे इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली ये क्या है आपको प्रॉफिट। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अब आप अपना 10 रुपए का शेयर अगर 11 रुपए में इशू करोगे, 10 रुपए का शेयर अगर 11 रुपए में इशू करोगे तो पक्का पक्का बेटे 1 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट भी तो बोल सकते थे, प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर। बेटे बोलने को तो मैं प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर बोल सकता था, लेकिन क्योंकि मामला शेयर का है, सिक्योरिटीज का है, इसलिए इसके साथ में नॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट की वोकैबुलरी यूज होने लगती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्रॉफिट को नॉर्मली प्रीमियम के नाम से पुकारते हैं, इसलिए इसको हम लोग भी प्रीमियम कह देते हैं। पहली बात तो अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है देन वन थिंग इज श्योर, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है और इशू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, प्रीमियम। इस बार क्वेश्चन ने कह दिया हम शेयर को 10% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। इसका मतलब बेटे यहां पर अब शेयर 10% मतलब 1 रुपए के प्रीमियम पे इशू होगा और 1 रुपए के प्रीमियम पे इशू होगा, इसका मतलब हमारे शेयर का इशू प्राइस ऑटोमेटिकली 11 रुपए हो जाएगा। आगे चलेंगे बेटे, हमारी पुरानी आदत काहे की, डायग्राम बनाने की। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये है बेटे आपका एप्लीकेशन, ये है आपके लिए अलॉटमेंट, ये है बेटे फर्स्ट कॉल, ये है सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने रुपए का है, अमाउंट वॉज पेएबल एज ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय चाहिए 4 रुपए और कह रहे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी बेटे इन 4 रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर मैं अलॉटमेंट को बाइफरकेट करके देखूं तो मेरे अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम के ऑलरेडी कितने रुपए इंक्लूडेड हैं, 1 रुपए। तो बेटे बचे हुए 3 रुपए किसको बिलोंग कर रहे होंगे, कैपिटल को। मुझे शेयर की फेस वैल्यू के लिए 3 रुपए चाहिए, मतलब कैपिटल के लिए मुझे 3 रुपए चाहिए, लेकिन प्रीमियम के लिए मुझे 1 रुपए चाहिए। आगे चलते हैं, और क्या चाहिए था, ₹2 पर शेयर ऑन द फर्स्ट कॉल, 2 रुपए चाहिए फर्स्ट कॉल के समय, एंड द बैलेंस इन द फाइनल कॉल। बेटे फाइनल कॉल में चाहिए बैलेंस मनी। अब बैलेंस मनी होगी कितनी, भाई सीधी बात है, अगर शेयर 11 रुपए में इशू हो रहा है तो मैं तो 11 रुपए में कैलकुलेशन करूंगा। 11 रुपए के शेयर में से 2 रुपए मिल गए एप्लीकेशन के समय, 4 रुपए मिल गए अलॉटमेंट के समय, 2 रुपए मिल गए फर्स्ट कॉल के समय, तो बैलेंस बचा कितना बेटे, 11 - 2 - 4 - 2 इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय मुझे कितने चाहिए, बैलेंस के 3 रुपए चाहिए। इतना क्लियर है बेटे, यस सर क्लियर है। आगे चलूं, यस सर। एंट्री करनी है, बाकी पूरा हिसाब किताब किससे लेके आओ, बाकी पूरा हिसाब किताब लेके आओ एग्जाम्पल नंबर 1 से। अब बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 से लाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, यहां पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। इन एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 को काट देता हूं मैं, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेश डेटा है। आगे चले, क्या मांग रहे हैं बेटे? सर ये कह रहे हैं एंट्रियां करके दिखाओ। एंट्री करके दिखाएंगे तो शुरू करेंगे बेटे, कंपनी का नाम बताओ। सर पता नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 की कंपनी का नाम ले लो, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, शुरू करें बेटे, बोलो पहली एंट्री क्या करोगे? सर एप्लीकेशन की 2, कौन कौन सी? सर पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बिल्कुल ठीक, और दूसरा फिर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल ठीक। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री बताओ बेटे क्या बनेगी? सर एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलूं बेटे आगे? यस सर, आगे चलो। बताओ बेटे एप्लीकेशन के समय कितने पैसे मिलेंगे? सर एग्जाम्पल नंबर, अरे बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 ठीक लिखा हुआ था, नंबर ऑफ शेयर यहां पर है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, तो अभी भी कैलकुलेशन कितने शेयर पे होंगे? 10,000 शेयर पे ही होंगे। शुरू करें बेटे, 10,000 शेयर पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो बेटे एप्लीकेशन के समय कितने रुपए चाहिए? सर एप्लीकेशन के समय चाहिए 2 रुपए, तो कैश रिसीव हुआ होगा। अब कितनी एप्लीकेशन आई है वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे? हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, तो एप्लीकेशन भी कितने शेयर के लिए आई होगी? 10,000 शेयर के लिए आई होगी, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 20,000। इतना ठीक? आगे चलूं बेटे? यस सर, आगे चलो। हाँ बेटे बताओ नरेशन क्या लिखेंगे? सर नरेशन तो अभी तक लिखा नहीं बेटे, बताओ ये ट्रांजैक्शन कौन सा था? सर एप्लीकेशन रिसीव की थी, तो बस वही लिख दो बेटे, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आगे चलूं? यस सर। दूसरी एंट्री बताओ बेटे क्या बनने वाली है? सर सेकंड एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने के लिए, बोलो बेटे एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या, कहां ट्रांसफर करोगे एप्लीकेशन के पैसों को? सर कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करेंगे? सर 20,000 रिसीव हुए थे, पूरे के पूरे 20,000 कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ना तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन आई थी जिनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आपको कहीं ट्रांसफर करना है। आगे चलूं बेटे? 2 एंट्रियां तो हो गई, तीसरी एंट्री क्या बनाओगे? सर तीसरी एंट्री बनेगी पहले अलॉटमेंट को ड्यू करने की, बिल्कुल ठीक। चलो बेटे अलॉटमेंट को ड्यू करो, एंट्री क्या बनाओगे? सर अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटे अब क्योंकि अलॉटमेंट के समय कैपिटल के तो सिर्फ 3 रुपए ले रहे हो बेटे, और 1 रुपए काय के ले रहे हो? प्रीमियम के। अभी आपका प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेटे वहां पे जो गेन वर्ड था ना, वो गेन रिप्रेजेंट करता है कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को, और ये जो आपका प्रॉफिट है ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चलूं तो दैट इज ऑल्सो द गेन, एंड इफ इट इज द गेन इट शुड बी अगेन क्रेडिटेड। तो बेटे क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सर ये अकाउंट कहां से उठा के ले आए? इसके लिए बेटे मैंने डिस्कस करना है सेक्शन नंबर 52, थोड़ी देर में इस पे भी आता हूं। आगे बढ़े बेटे? यस सर, आगे चलो। बताओ बेटे एंट्री कितने रुपए से कर दूं? सर देखो हम 10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹3 कैपिटल के पैसे लेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए? 30,000। और हम 10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹1 10,000 रुपीज किसके लेंगे? प्रीमियम के। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए कितने से? 30,000 से, बिल्कुल ठीक। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट कर दूं? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से, क्योंकि बेटे इस बार हमको क्या चाहिए? 40,000 रुपीज अलॉटमेंट के समय चाहिए। देखो बेटे आपको अलॉटमेंट के समय चाहिए है 4 रुपए, इसमें से 3 रुपए कैपिटल के हैं और 1 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा,
और 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। आगे चलू बेटे? यस सर। अगली एंट्री क्या बनाओगे, समझाओ बेटे, अगली एंट्री क्या बनाओगे? सर अगली एंट्री बनेगी डी पॉइंट में, अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करेंगे, कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब पूरे पैसे रिकॉल हुए होंगे। एंट्री क्या बनने वाली है? सर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे रिकवर होंगे? सर रिकवर होंगे 40,000। आगे चलते हैं, फिर क्या करोगे? सर अलॉटमेंट का काम खत्म हो गया, अब आएंगे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे पहला काम क्या? सर ये भी पहले ड्यू होगा, बाद में क्या होगा बेटे? रिसीव। बताओ बेटे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? अगली एंट्री बनने वाली है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। इससे होगा बेटे फर्स्ट कॉल ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से ड्यू होगा? सर 2 रुपए से। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज से। आगे चले। लो बेटे फर्स्ट कॉल के बाद क्या करेंगे? सर फर्स्ट कॉल को रिसीव तो करो। ओके, फर्स्ट कॉल को रिसीव करने के लिए एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। रिसीव कितना होगा? सर 20,000। आगे चलू? यस सर। फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? सर फाइनल कॉल के लिए बनाओ बेटे, फाइनल कॉल के लिए एंट्री जी। पहले फाइनल कॉल को ड्यू करोगे तो एंट्री क्या बननी चाहिए? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री बनाओगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने से ड्यू होना था? सर बचे हुए 3 रुपए से, तो एंट्री होगी 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000। लास्ट एंट्री क्या करने वाले हो बेटे बताओ? एच। लास्ट एंट्री होने वाली है सर फाइनल कॉल को रिसीव करने के लिए एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए से फाइनल कॉल रिसीव होगा? सर 30,000 से ड्यू हुआ है, कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब अमाउंट भी कितना रिसीव होगा? 30,000 कैश रिसीव होगा। तो लास्ट एंट्री बनेगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बाय ₹30,000। इस क्वेश्चन के अंदर अगर एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ था तो वो क्या था बेटे? सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो फिर वहां पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? सेक्शन 52 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर ये सेक्शन 52 वाला क्या मामला है? आओ बेटे सेक्शन 52 वाला क्या मामला है जरा समझने की कोशिश करें। सुनो, अगर मैं सेक्शन 52 की बात करूं तो सेक्शन 52 में है क्या? सेक्शन 52 कहता है कि अगर आप अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करेंगे तो जितना एक्सेस अमाउंट रिकवर करेंगे आप उसको एक्सेस सम रिकवर्ड ओवर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड बी credited to separate account, should be credited to separate account named as security premium reserve account। बेटे पहले सेक्शन 52 कहता है कि अगर आप अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करोगे तो जितना भी एक्सेस सम रिकवर करोगे आप उस एक्सेस सम को पहले एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उस सेपरेट अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सर ऐसा क्यों? सुनो बेटे, इंडिया के अंदर पहले सब कुछ बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में होता था, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में होता था।
कंपनियों के लिए भी ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी बेटे। कंपनियों के लिए रेस्ट्रिक्शन ये थी कि आप अपना शेयर कितने रुपए में इशू करेंगे, सरकार बताएगी। गवर्नमेंट से पूछो कि सर हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की, हम कितने में इशू करें। फिर सरकार आपको जो प्राइस बताएगी उसी प्राइस में आप अपना शेयर मार्केट के अंदर इशू करते थे। पहले कंपनियों को पूरी तरह से गवर्नमेंट के रेगुलेशन को फेस करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे हुआ ये, सब जगह से ये जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते ना बेटे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसका दौर आया 1991 के बाद। अब जब इसका दौर आया तो फिर जब सब जगह से रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट अप होना शुरू हुए तो फाइनेंशियल मार्केट से भी रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट अप होना शुरू हुए। और जब फाइनेंशियल मार्केट से लिफ्ट अप होना, रेस्ट्रिक्शन खत्म होना शुरू हुए तो फिर बेटे कंपनियों को अपने शेयर अपने मनचाहे प्राइस पे इशू करने की आजादी मिल गई। अब आज की रेट में कंपनियां अपने शेयर को इशू करेंगी तो किस रेट में इशू करेंगी ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती बेटे, कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं। सर कंपनियां कैसे डिसाइड करती हैं बेटे? कंपनियां अपने मार्केट के, अपने कंपनी के शेयर के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती हैं। ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना बेटे आपने, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये है बेटे आपका डिमांड कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। ऐसा कुछ होता है बेटे? इसको आप कहते थे डिमांड कर्व, इसको आप कहते थे सप्लाई कर्व। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे इसको आप कहते थे इक्विलिब्रियम। इससे बेटे कंपनियां अपने शेयर का एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकालती हैं और लगभग इसी एक्सपेक्टेड प्राइस पे कंपनियां अपने शेयर को इशू कर देती हैं। इस तरह से बेटे कंपनियां अपने शेयर की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उनकी मार्केट प्राइस एनालाइज करती हैं। अब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट प्राइस कंपनी ने एनालाइज कर लिया। कंपनी के शेयर की मान लेते हैं बेटे फेस वैल्यू है 10 रुपए की। कंपनी को लगता है कि आज हमारा शेयर मार्केट के अंदर 500 रुपए का बिक सकता है, तो कंपनी पक्का अपने शेयर को कितने में इशू करेगी? 500 रुपए में। अब शेयर इशू कर रहे हो तुम 500 में, फेस वैल्यू 90 रुपए की, इसका मतलब प्रीमियम कितने रुपए का ले रहे हो आप लोगों से? आप लोगों से बेटे प्रीमियम ले रहे हो 490 रुपए का। यू आर कॉलिंग द प्रीमियम ऑफ ₹490 फ्रॉम द पब्लिक। अब ऐसी कंडीशन है बेटे, शेयर होल्डर को आप 10 रुपए का शेयर 490 में बेच रहे हो, सॉरी 500 में बेच रहे हो और 490 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो, तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो इनडायरेक्ट तरीका होना चाहिए। पहले बेटे आप शेयर होल्डर को बेवकूफ ना बना पाए, इन्वेस्टर से आप अननेसेसरी प्राइस ना ले, ऊट पटांग तरीके से हाइप करके आप शेयर को अनरीजनेबली हाई प्राइस पे ना बेचे, इसलिए पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जब लिबरलाइजेशन आया तो ये कंट्रोल लिफ्ट अप हो गया। अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करे? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुमको जितना प्रीमियम लेना है ना लो, कोई मनाही नहीं। तुम 10 का शेयर 12 में इशू करो, नहीं 25 में इशू करो, नहीं 100 में इशू करो या 500 में इशू करो, तुम्हारा मैटर है, करते रहो। बस इतना याद रखना, आप सिक्योरिटी प्रीमियम जितने रुपए का कॉल करोगे, जब जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा, आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसों को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट करोगे। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसों को, फंड को कहां यूटिलाइज करोगे वो हम बताएंगे। लग रहा है बेटे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? सर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है मतलब बेटे, बचपन में मैं बहुत खर्चीला आदमी था। घर वाले जितने पैसे देते थे ना, मैं पूरे खर्चा करके घर में आता था। अब घर वाले क्या करें, एक टाइम पे बेटे कंट्रोल करने के लिए, मेरी फिजूल खर्ची कंट्रोल करने के लिए मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने मुझे पैसे देना ही बंद कर दिए। फिर नौबत ही आई कि जब घर वालों को बताता था कि पापा मेरे बास्केटबॉल के जूते खराब हो गए, मुझे जूते खरीदने, तो फिर घर वाले कहते थे ठीक है बेटा, कितने के जूते आएंगे तेरे? पापा 2000 रुपए के। ये लो 2000 रुपए, जाओ शूज खरीद लो। पापा दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने, बास्केटबॉल ट्रिप में जाना है, आज यहाँ खेलने जा रहा है, वहां खेलने जा रहा है। अच्छा कितने पैसे लगेंगे? 1000 रुपए। ये लो बेटे 1000 रुपए। फिर ये हुआ कि घर वाले पहले मुझसे हिसाब पूछते थे, बाद में मुझे पैसे देते थे। एक तरीका तो ये है फिजूल खर्ची रोकने का कि आप सामने वाले को जरूरत से ज्यादा पैसे दो ही मत। जब जरूरत से ज्यादा पैसे दोगे नहीं तो फिजूल खर्ची वैसे भी नहीं होगी। लेकिन जब लिबरलाइज कर दिया, अब बेटे घर वालों ने इनडायरेक्ट, फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया, बार बार हिसाब पूछना, यानी पहले पूछना फिर उसके बाद पैसे देना, घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था लड़का बड़ा हो गया, कैसे रोकें। तो घर वाले क्या करते थे बेटे, जब मैं कहता पापा पैसों की जरूरत है, तो पापा कहते थे ठीक है जब बेटा जेब से निकाल ले। मैं उनकी जेब से पैसे निकाल लेता था और वो पूछते थे कितने पैसे निकाले। मैंने कहा पापा 2000 रुपए निकाले। पापा कहते थे ठीक है ले जाओ। कुछ नहीं पूछते थे क्यों लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, क्या करेगा इतने पैसों का। घर वालों ने कभी नहीं पूछा बेटे। घर वाले पहले पूछते नहीं थे, फिर उसके बाद, लेकिन बेटे वो बिना पूछे जो पैसे देते थे, उसके बाद तो बेटे मेरा जीना हराम हो गया। सवेरे 2000 रुपए लेके निकलता था, 2 घंटे बाद घर आता था। 2000 रुपए दिए थे ना तुझको, क्या किया तूने उसका? हिसाब बता दिया। फिर दोपहर में खाना खाने घर आओ, 2000 रुपए लेके गया था, क्या किया तूने उसका? फिर शाम को अगर चाय पीने घर आए, नाश्ता करने घर आए, 2000 रुपए दिए थे ना, क्या किया तूने उसका? फिर रात को खाना खाने आए तो पापा हाँ 2000 रुपए लेके गया था तुम्हारे पास,
क्या किया तूने 2,000 रुपए का? अरे भैया 2,000 रुपए दिए थे, 4 बार तो हिसाब मांग लिया। अब ऐसी कंडीशन है बेटे, उन्होंने पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन पैसे कहां खर्चा करोगे वो हम बताएंगे। वही काम बेटे कंपनी एक्ट ने कर रखा है। कंपनी एक्ट ने कह दिया तुम्हें जितना प्रीमियम लेना लो, लेकिन इस कंपनी एक्ट के ये जो कंपनी एक्ट ने कह दिया जितना प्रीमियम लेना है लो, लेकिन प्रीमियम के पैसों को तुम कहां यूटिलाइज करोगे ये हम बताएंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया पहले प्रीमियम के पैसों को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करो, और इन प्रीमियम के पैसों को आप लिमिटेड जगह ही यूज कर सकते हो। आओ बेटे जल्दी से प्रीमियम के पैसों को कहां यूटिलाइज कर सकते हैं समझने की कोशिश करें। ये लो बेटे, ये है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर बेटे आपने सबसे पहले तो मैं कहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करता हूं बेटे। आपने कंपनियां इनकॉर्पोरेट कराई होगी, कंपनियां इनकॉर्पोरेशन के पहले आपके बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे। भाई पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद फिर आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए गवर्नमेंट की फीस पे की होगी, सॉलिसिटर की फीस पे होगी, लॉयर की फीस पे की होगी। आप उसके बाद बेटे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए गवर्नमेंट की आरओसी की फीस पे की होगी, कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में पैसे खर्च किए होंगे, प्रोस्पेक्टस बनाने में पैसा खर्चा हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने में बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ। और ये सारे खर्चे कब हो गए? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले। इन सारे खर्चों को मिला के हम लोग कंबाइंडली कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अगर कंपनी ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई पैसे खर्च किए हैं, कंपनी ने अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है, खर्चा है। इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। दूसरा, यह भी तो हो सकता है बेटे आपने जो अपने शेयर इशू किए हो, तो शेयर इशू करते समय आपने किसी ब्रोकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि तुम मेरे शेयर पब्लिक को बिकवाओगे, तो उसके बदले मैं तुमको कमीशन दूंगा। या यह भी तो हो सकता है कि आपने किसी के साथ में अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अंडर राइटर को आप उसका कमीशन दे रहे हो, जिसको कहते हैं हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से आपने अगर किसी तरह का कोई कमीशन पे किया है, या किसी तरह का कोई डिस्काउंट अलाउड किया है, और या तो फिर किसी शेयर को इशू करते समय या डिबेंचर्स को इशू करते समय इस तरीके के कोई घाटे हुए, तो ये भी आपके लिए क्या है बेटे? लॉस है। इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला हो गया बेटे राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटे तुम्हारे इंस्टीट्यूट का फेवरेट सवाल है ये, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। उसके बाद मैंने पहले भी कहा था बेटे प्रेफरेंस शेयर कितने तरीके के होते हैं? दो, एक होते हैं रेडीमेबल और एक होते हैं इररेडीमेबल। इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करने पे तो कंपनी एक्ट ने बैन लगा दिया। अब जो भी शेयर इशू होंगे कौन से होंगे? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की हो, और आप शेयर इशू करते समय अपने शेयर होल्डर को कमिटमेंट दे दें कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन 12 रुपए में करेंगे। सर लेते समय 10 रुपए ले ले, लौटाते समय 12 क्यों लौटाएंगे? बेटे कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट किया होगा कंपनी ने किसी कारण से। तो बेटे ऐसा ही लग रहा आप 2 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने वाले हो, और 2 रुपए जो आप एक्स्ट्रा लौटाने वाले हो ये भी आपके लिए खर्चा है, क्योंकि लेते समय कैपिटल के 10 रुपए लिए हैं और देते समय कैपिटल के कितने दे रहे हैं? 12 रुपए। तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना बेटे रिडम्पशन के समय जो पे करने वाले हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये भी कंपनी के लिए लॉस है, तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर बेटे आप अपने रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करते समय जो भी प्रीमियम आपने पे करना हो, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज किया जा सकता है। आगे चलते हैं, और क्या है उसके बाद बेटे ये है कि अगर कई बार कंपनियों के पास में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। जैसे पार्टनरशिप के केस में देखा था हमने जनरल रिजर्व, जैसे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता था, वैसे ही कंपनियां भी अपने पूरे के पूरे प्रॉफिट को कभी भी डिविडेंड के नाम पे नहीं बांटती। वो बेटे अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के चलती हैं फ्यूचर की कंटिजेंसीज के लिए। और अगर जब इनके पास में बहुत सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है, तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नंबर ऑफ शेयर में कैपिटल में कन्वर्ट करके अपने शेयर होल्डर को फ्री में बांट देती हैं। इसको कहते हैं हम लोग बेटे बोनस शेयर। तो अगर आप बोनस शेयर बांट रहे हैं तो उस समय भी आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, तब आप अपने फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए
फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए आप अगर चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम इशू कर सकते हो बेटे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटे, फुली पेड अप बोनस शेयर। सर मतलब हो सकता है बेटे आपकी कंपनी का शेयर 8 रुपए पेड अप हो 8 रुपए। बेटे फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। हमने 10 रुपए में से हमने कहा एप्लीकेशन के समय 2 रुपए दे दो, अलॉटमेंट के समय 3 रुपए दे दो, ये हो गए 5, फर्स्ट कॉल के समय 3 रुपए दे दो, ये हो गए 8। अभी हमने सेकंड कॉल बुलवाया ही नहीं। अब जब कॉल ही नहीं किया तो शेयर होल्डर ने दिया भी नहीं होगा। तो हमने जब 8 रुपए कॉल किए, हमारे शेयर होल्डर ने हमको 8 रुपए पे किए, तो हमारी पेडअप कैपिटल कितने रुपए की है? 10 रुपए की पेडअप कैपिटल है। अब ये भी तो हो सकता है बेटे मैं 10 रुपए की पेडअप कैपिटल को या 10 रुपए के पेडअप शेयर को फुली पेडअप में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन शेयर होल्डर से फाइनल कॉल के पैसे लू ही ना। मैंने कहा 2 रुपए मत देना, आज से तुम्हारा 10 रुपए का शेयर 10 रुपए फुली पेडअप हो गया। तो ऐसा ही लग रहा बेटे 2 रुपए का मैंने बोनस दे दिया उनको। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं पार्टली पेडअप शेयर को बिना पैसे लिए फुली पेडअप में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब ये काम करना हो तब सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। वेन एवर यू आर डिक्लेयरिंग द बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेडअप शेयर इनटू फुली पेडअप शेयर, यू कैन नॉट यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ, लेकिन अगर आप फुली पेड अप बोनस शेयर ही इशू कर रहे हैं तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद बेटे सेक्शन 68 ये भी कहता है कि अगर आप अपने ही खुद के शेयर परचेस करो, खुद के इक्विटी शेयर परचेस करो, जिसको हम लोग कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो अगर आप अपने इक्विटी शेयर की बायबैक कर रहे हैं, यू आर सपोज टू बाय बैक द इक्विटी शेयर्स, तो फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं बेटे? अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना चाहें, या आपने शेयर को इशू करते समय कोई खर्चे किए हों, शेयर इशू एक्सपेंसेस, या आपने किसी सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे इशू किया हो, इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है। फुली पेड अप बोनस शेयर को इशू करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम फंड को यूज किया जा सकता है। और आखिरी में, अगर कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर की बायबैक कर रही हो तो अपने खुद के इक्विटी शेयर की बायबैक के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज किया जा सकता है। इतनी जगह पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करेंगे। सर हमारा ना इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है लॉस। मैंने कहा ठीक है सर, उस लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। बेटे अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते आप। सर कौन देखने आ रहा है? बेटे ऐसी तो बात सही है, कौन देखने आ रहा है? रोज रोज तो कोई आपकी अकाउंट की किताबों में झांकने आएगा नहीं, सरकारी आदमी। लेकिन इतना याद रखना बेटे, यहां पर इतना याद रखना कि बेटे जो कंपनियां अंडर सेक्शन 133 के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करती हैं, उन कंपनियों को थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि ये कांट अप्लाई द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ बी एंड डी मेंशन्ड अबोव। बी और डी, इनके लिए बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम के रूल एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक सर, लेकिन फिर भी अगर मान लो हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ, अब रेवेन्यू लॉस हुआ, इसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेते हैं। बेटे कर नहीं सकते। सर कौन देखने आ रहा है? कोई देखने तो नहीं आ रहा बेटे, लेकिन जिस दिन पता चला ना कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को रेवेन्यू लॉस राइट ऑफ करने में यूज हुआ, उस दिन बेटे गवर्नमेंट मानेगी कि आपने अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर ली। और शेयर कैपिटल बिना गवर्नमेंट की परमिशन के रिड्यूस नहीं हो सकती, और इसकी जो पीनल प्रोसिक्यूशंस हैं, पेनल्टीज हैं, बहुत हैवी हैं। कभी भी याद रखना बेटे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर के 5 पर्पस के अलावा किसी भी पर्पस से यूज हुआ तो क्या माना जाएगा? ये बेटे इट विल बी ट्रीटेड एज क्या? इट विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। माना जाएगा कि कंपनियों ने बिना गवर्नमेंट की परमिशन के लिए बेटे अगर आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद कंपनी लॉ बोर्ड के सामने परमिशन के लिए जाना पड़ेगा, अपनी स्कीम बताना पड़ेगा कि आप अपनी शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस कर रहे हो। फिर जब कंपनी लॉ बोर्ड परमिशन देगी उसके बाद ही आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं किया तो इसके पीनल प्रोसिक्यूशन बहुत हैवी है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को इन 5 के अलावा कहीं पे भी 6वीं जगह तुमने यूज कर लिया,
इन 5 के अलावा कहीं पर भी छठवीं जगह यूज कर लिया तो बेटे कंपनी एक्ट के हिसाब से माना जाएगा कि आपने अपनी शेयर कैपिटल को ही रिड्यूस किया है। तो जो पीनल प्रोसिक्यूशन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के साथ में एप्लीकेबल होते हैं वही पीनल प्रोसिक्यूशन इस केस में भी एप्लीकेबल होना अप्लाई हो जाएंगे। इसलिए बेटे बी केयरफुल, सिक्योरिटी प्रीमियम को इनके अलावा कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कंपनियां कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे इन्वेस्टर को बेवकूफ ना बनाएं और कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम को पैसों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। इसीलिए बेटे कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 52 डाल दिया गया और सेक्शन 52 के अंदर लिख दिया गया कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए बेटे हमारी मजबूरी हो जाती है कि जब कभी शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो फिर उस प्रीमियम को पहले एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करना जरूरी है, सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करना जरूरी है और सेपरेट अकाउंट होगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसलिए बेटे जो प्रीमियम के पैसे आए हैं उसको मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया। बेटे बात बहुत छोटी सी होती है एंट्री में, लेकिन इसके पीछे के रीजंस बहुत बड़े होते हैं। अगर रीजंस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अकाउंटिंग बहुत आसान है, लेकिन बेटे जहां रटने लगे उस दिन बेटे अकाउंटिंग तुरंत पीछा छोड़ के भाग जाती है। लो बेटे जल्दी से आप अपनी एंट्रियां चेक करो, एंट्रियां चेक हो जाएंगी तो फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा बेटे। आई थिंक बेटे आप लोगों का लिख के हो चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे बेटे। इस एग्जाम्पल में हमने सीखा सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करना है। सर जैसे शेयर प्रीमियम पे इशू होता है वैसे ही शेयर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्काउंट पे इशू। हाँ बात तो सही है, क्यों नहीं हो सकता बेटे, बिल्कुल हो सकता है। सुनो, अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो बेटे 3 अलग अलग कंडीशन बनती हैं। या तो बेटे शेयर की अगर मैं तुमसे कहूं फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, यहां पे लिखता हूं ऊपर, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और शेयर का इशू प्राइस भी 10 रुपए है, तो इसको कहते हैं बेटे शेयर इशूड एट पार, दैट इज नोन एज शेयर इशूड एट पार। यह भी हो सकता है कि शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और शेयर 15 रुपए में इशू हो रहा हो, तो फिर इसको कहते हैं बेटे शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये भी तो हो सकता है सर शेयर 10 रुपए का हो लेकिन इशू को 8 रुपए में, हो सकता था लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। शेयर इशूड एट डिस्काउंट बेटे नए कंपनी एक्ट के अंदर आ गया सेक्शन 53 और सेक्शन 53 ने साफ कह दिया कि कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। नो कंपनी कैन इशू द शेयर एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53। फिर आ गया बेटे सेक्शन 53। आओ बेटे जल्दी से तुमको सेक्शन 53 भी पढ़ाऊं। कहां है? ये है बेटे तुम्हारा सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहता है बेटे, समझो। When the share are issued at a price lower than face value, बेटे शेयर आप किस पे इशू कर रहे हो? लोअर देन फेस वैल्यू पे। दे आर सेट टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन शेयर इज इक्वल टू होना चाहिए फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 सेक्शन सब सेक्शन 1 एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। जब तक सेक्शन 54 ना कहे तब तक आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सर अगर कर दिया तो? बेटे कर दिया तो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है। जब आप शेयर इशू करते हैं देन देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड शेयर होल्डर। कंपनी एक्ट मान के चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो आपको इमीडिएटली अपने शेयर होल्डर को सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। इसलिए बेटे कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। सर सेक्शन 54 में क्या लिखा है? बेटे सेक्शन 54 के अंदर लिखा है
कि अगर कोई कंपनी अपना स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे तो स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। इस पे बेटे जब हम आएंगे तब इसके बारे में बातें करेंगे। आगे बढ़ूं? यस सर। इसलिए आप मान के चलेंगे कि आप अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। आओ बेटे आगे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 पे हमारा डिस्कशन होगा बेटे। एग्जाम्पल नंबर 7 पे डिस्कशन करना शुरू करो। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड द कैश बुक एंट्री। लो बेटे नयापन क्या निकला? कैश बुक एंट्री। हर बार बेटे कैश बुक एंट्री तो नहीं मांगते, लेकिन इस बार इन्होंने कैश बुक एंट्री मांग रखी है। इस बार इन्होंने कैश बुक एंट्री मांग रखी है। सर इसमें नयापन क्या है? नयापन यह है कि बेटे अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश के किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। कैश के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे बेटे? कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। याद करो बेटे एक चैप्टर तक कैश बुक। अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं देन ऑल द ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू कैश शुड बी ट्रांसफर टू कैश बुक, दे शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। याद आया बेटे? आओ बेटे जल्दी से कैश बुक एंट्री बनाएंगे। फॉर्मेट बनाओ बेटे। एक फॉर्मेट लगेगा कैश बुक का, मैं हटता हूं बेटे सामने से, ये फॉर्मेट बनाओ बेटे। एक फॉर्मेट लगेगा कैश बुक का, दूसरा फॉर्मेट लगेगा एंट्रीज के लिए। जल्दी से हेडिंग लिखेंगे बेटे जर्नल एंट्री कैश बुक, और फिर लिखेंगे बेटे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। चलूं आगे बेटे? यस सर आगे चलो। फिर आ जाओ बेटे। सबसे पहले तो बेटे अपनी टाइमलाइन पे आओ। टाइमलाइन में कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अभी बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 को ही यूज करना। लो बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये है बेटे एप्लीकेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 में एप्लीकेशन के 2 रुपए चाहिए थे, अलॉटमेंट के 3 रुपए चाहिए थे, फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपए चाहिए थे, सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय 3 रुपए चाहिए थे। चले आगे। पहली दो एंट्रियां कौन सी होनी सर? पहले तो करेंगे एप्लीकेशन रिसीव, उसके बाद में करेंगे एप्लीकेशन ट्रांसफर। एप्लीकेशन रिसीव करते समय एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन क्योंकि अब कैश बुक बन रही है इसलिए एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं होगी, सीधे कहां पे ट्रांसफर होगी? कैश बुक में। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर मनी इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, इट शुड बी डेबिटेड। हमने कितने शेयर इशू किए थे? एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने इशू किए थे 10,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन के समय कितने पैसे मिलेंगे? 20,000। कैश बुक में डेबिट करेंगे बेटे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैश बुक के समय डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से डेबिट होगा? सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से। 10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2। लो बेटे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। अगली एंट्री क्या? सर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते समय एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। तो आ जाओ बेटे जर्नल प्रॉपर में। पहली एंट्री क्या बनाओगे? जर्नल प्रॉपर में पहली एंट्री बनेगी बेटे यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू। कहां भेजना है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय ₹20,000। आगे बढ़े? यस सर। अगली बार इसके बाद क्या करना है? सर पहले करेंगे हम अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू करोगे तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनाओगे? सर अलॉटमेंट ड्यू करते समय हमारी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये बेटे रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा? ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3। अलॉटमेंट ड्यू होगा बेटे 30,000 से। अगला काम क्या करना है? सर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय एंट्री क्या बनती है? सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड इन योर कैश बुक। तो कैश बुक में लिखेंगे बेटे यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बाय ₹30,000। इसके बाद क्या? सर इसके बाद आ जाओ फर्स्ट कॉल पे।
सबसे पहले क्या करेंगे सर, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करते समय एंट्री क्या बननी चाहिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री बननी चाहिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से सर, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20,000। बिल्कुल ठीक। अगला काम क्या सर, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय एंट्री क्या बननी चाहिए सर, फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसका मतलब कैश बुक डेबिट हो जानी चाहिए कितने रुपए से, बाय ₹20,000। लिखेंगे बेटे यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल को ड्यू करने के लिए एंट्री कहां बनेगी सर, सेकंड कॉल को ड्यू करने के लिए एंट्री बनेगी जनरल प्रॉपर में। तो बोलो बेटे एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री करोगे सर, 10,000 शेयर हैं, फाइनल कॉल के समय 3 रुपए चाहिए थे, ये हो जाएंगे 30,000। आगे बढ़े। रिसीव, अगला काम क्या करना है सर, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल को रिसीव करने के लिए एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट कैशबुक के अंदर डेबिट होगा कितने रुपए से, 30,000 से डेबिट कराओ टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आखिरी में क्या करेंगे, बस बेटे कैशबुक को जैसे बैलेंस करते हो वैसे बैलेंस कर देना, 20, 30, 50 और 50, 100, 1 लाख रुपए। डेबिट का टोटल होता है बेटे 1 लाख, क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 1 लाख, बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटे 1 लाख। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अगर कैश बुक मेंटेन करनी हो तो कैश के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, कैश बुक में। तो अगर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैश बुक में। और ट्रांसफर करते समय एंट्री कहाँ बनेगी बेटे, जनरल प्रॉपर में। ड्यू की एंट्री कहाँ बनेगी, जनरल प्रॉपर में। रिसीव की एंट्री कहाँ बनेगी, कैश बुक में। ड्यू की एंट्री कहाँ बनेगी, जनरल प्रॉपर। रिसीव की एंट्री कहाँ बनेगी, कैश बुक। ड्यू की एंट्री बनेगी जनरल प्रॉपर, रिसीव की एंट्री बनेगी कैश बुक। क्लियर। यस सर। जल्दी से बेटे इसको लिख लो। एंट्रीज हो गई। इसके बाद बेटे ये डायग्राम बना लो। हाँ बेटे आगे चलो। यस सर आगे चलो। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं होमवर्क में दे चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अभी होमवर्क में नहीं दे रहा हूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखो बेटे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बेटे होमवर्क में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप होमवर्क में लिखें। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होंगे। आज के लिए बेटे इतना सफिशिएंट है। बाय बाय। बाय बाय।